नमस्कार साथियों, आज सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जाम का पेपर आप सभी ने देखा होगा। ओवरऑल अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर को कहा जा सकता है कि इसमें पूछे गए जो प्रश्न हैं वो थ्योरेटिकली इंक्लाइंड हैं। हालांकि कुछ प्रश्न ऐसे भी रहे जो करंट इंस्पायर्ड रहे, लेकिन इस बार अच्छा खासा वेटेज सैद्धांतिक रूप से पूछे गए प्रश्नों का भी रहा। आमतौर पर पिछले वर्षों के अगर पेपर की बात करें सामान्य अध्ययन की, तो वहाँ थोड़ा सा पैटर्न और अप्रोच अलग रहा करता था। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। दूसरी जो खास बात है वो ये है कि पेपर और पेपर में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनके नेचर के आधार पर ओवरऑल अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 95 प्लस होने की संभावना है। अभी अभी आप एग्जाम देकर आ रहे होंगे, घर तक पहुंच रहे होंगे, और जब आप पेपर आपस में मिलाते हैं तो ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि जो फिगर सामने आता है वो इन्फ्लेटेड होता है। लोग आपको 105, 106, 108 तक आपको बताएंगे, लेकिन मेरा अपना मानना है और इसके साथ ही साथ ध्येय के अन्य फैकल्टी मेंबर से जो बातचीत हुई, विनय सर से जो बातचीत हुई, उसके आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि 95 प्लस, ज़्यादा से ज़्यादा अगर जाएगा तो 97 प्लस अगर जिसका भी है तो वो सेफ जोन में है और उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए लग जाना चाहिए। यहां पर मैं आपके साथ डी सीरीज का पेपर डिस्कस करूंगा और इसके अंतर्गत मैं ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के साथ साथ एनवायरनमेंट के सेक्शन को डिस्कस करूंगा। यहां पर ओवरऑल अगर देखें तो 100 क्वेश्चन में से इस बार ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के सेक्शन के अंतर्गत 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 30 क्वेश्चंस, इन 30 क्वेश्चंस को नजरअंदाज करके आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो आप 3 मेजर एरिया भी जीएस का अगर उस पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी एनवायरनमेंट पहला सेक्शन हो गया, इकोनॉमी दूसरा सेक्शन हो गया और पॉलिटी तीसरा सेक्शन, इन तीनों में अगर आपने बढ़िया परफॉर्म किया होगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप इस पेपर में प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। और हमेशा ही, जैसा कि मैं हमेशा क्लास में भी डिस्कस करता हूँ, कि जो हिस्ट्री वाला सेगमेंट है वो डिफेंस के लिए होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी आप देखेंगे तो 17 to 18 क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं और वहाँ से बहुत आसान तरीके से आप प्रश्नों को बना लेते हैं। और ज़्यादातर जो वहाँ के प्रश्न हैं वो आप एनसीईआरटी में, हमारे यहाँ फैकल्टी के जो क्लास नोट्स हैं उससे सीधे पूछे जा सकते हैं, सीधे मिल जाते हैं। तो वो एक डिफेंस जोन होना चाहिए आपका, कि अगर इन 3 एरियाज में आपका कुछ अप्स एंड डाउन की स्थिति होती है तो आप वहाँ पर हिस्ट्री से उसको मैनेज कर लें और ऑलमोस्ट 50 प्लस क्वेश्चंस की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के साथ आप पार्टिसिपेट करें। फिलहाल मैं मानकर चल रहा हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया होगा उनकी जो स्थिति होगी वो संतोषजनक होगी, और धीरे धीरे कल दोपहर तक, कल शाम तक स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी कि कितने लोगों का क्वालिफाई हो रहा है और कितने लोगों को फिर से इसी तैयारी में लगना है। और अगर ऐसा लगता है कि पेपर खराब हो गया है तो उसमें हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी 24 तारीख को पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर अपनी तैयारी को फिर से कंटिन्यू रखना है, जारी रखना है। वहां पर डाइवर्ट नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। आइए पेपर शुरू करते हैं। इन पेपर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के अंतर्गत मैं पर्टिकुलरली ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के सेक्शन से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। और जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, ना केवल प्रश्नों को डिस्कस करूंगा बल्कि उनका अप्रोच और पिछले साल के पेपर से 2020 का जो सिविल सर्विसेज का प्रीलिमिनरी का जीएस का पेपर था उससे किस तरह से डिफरेंट है ये भी हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक प्रश्न लेकर चलते हैं, अदरवाइज वीडियो बड़ा बनने की संभावना है। तो यहां पर इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे कि इसको संक्षिप्त तरीके से, सारगर्भित तरीके से इस तरह प्रस्तुत किया जाए कि काम की बात आप तक पहुंच भी जाए और आपके बहुमूल्य समय को बचाया भी जा सके, क्योंकि 24 तारीख को अगला प्री एग्जाम है और यहां पर जिन्होंने अच्छा किया है उनसे अपेक्षा होगी कि वो 24 तारीख को भी अच्छा करें। और अगर किसी का यहां पर गड़बड़ हो गया है तो ये समझ लीजिए कि आपके पास एक दूसरा मौका है जहां पर आप अच्छा परफॉर्मेंस करके मुख्य परीक्षा के स्तर पर अपने आप को और साथ ही साथ अपनी कंपटीशन के स्तर पर अपनी जो दावेदारी है उसको बनाए रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं।
अगर हम देखें तो डी सीरीज के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है सवाना वनस्पति क्षेत्र के बारे में। और पूछा क्या गया है? पूछा यह गया है कि छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, डिस्क्राइब किया जा रहा है सवाना वनस्पति क्षेत्र में, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते। ये तो आपको पता ही है कि जो सवाना रीजन है वो मिड कॉन्टिनेंट में होता है, वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है, और वर्षा चूंकि कम होती है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर उस प्रकार के डेंस फॉरेस्ट या सघन वनस्पति क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाता। यहाँ पर बड़ी घासें पाई जाती हैं। जो घासें होती हैं वो अपेक्षाकृत कठोर होती हैं, क्योंकि मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र होने के कारण, मिड कॉन्टिनेंटल रीजन होने के कारण गर्मी का जो प्रभाव है वो ज्यादा होता है। इस बड़ी घास वाले मैदान में, बड़े घास वाले इस क्षेत्र में, सवाना क्षेत्र में बिखरे हुए रूप में कठोर लकड़ी वाले वृक्ष मिलते हैं। तो वही यहां पर कहा जा रहा है कि विस्तृत क्षेत्र में लगातार कंटिन्यूएशन में आपको वृक्ष नहीं मिलेंगे, बल्कि यहां पर आप देखेंगे कि बिखरे हुए वृक्ष आपको मिलेंगे। इसके साथ ही साथ यहां पर आगे प्रश्न में कहा जा रहा है कि इस तरह के जो क्षेत्र हैं, इस तरह के क्षेत्रों में जो वन विकास की संभावना होती है, वन विकास की जो स्थिति होती है, वह कुछ एक परिस्थितियों से तय होती है, कुछ एक जो सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, उनसे निर्धारित होती हैं। अब ये जो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिससे कि वन्य क्षेत्र की स्थिति निर्धारित होती है, वो यहां पर आपको समझना है। इस प्रश्न में उसका जवाब देना है। तो वन्य क्षेत्र की स्थिति को निर्धारित करने में किन किन कारकों की भूमिका होगी? मान लिया कि वन्य क्षेत्र है, घास के क्षेत्र का विस्तार है, आग लग जाएगी तो ऐसी स्थिति में वो क्षेत्र संकुचित हो जाएगा। इसी तरह से अगर देखें तो अगर हर्बीवोरस की बात करें, ऐसे वो सभी जीव जो वनस्पतियों को खाकर अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, अगर उनके द्वारा चराई ज्यादा की जाएगी तो ऐसी स्थिति में भी जो क्षेत्र है वो संकुचित हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ही फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं इस वन्य क्षेत्र को, सवाना क्षेत्र में जो पाया जाने वाला घास का मैदानी क्षेत्र है और जो बिखरे हुए वृक्ष हैं, इनके इस क्षेत्र विस्तार को प्रभावित कर सकता है। इसी तरह अगर देखें तो मौसमी वर्षा की जो स्थिति है वो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों ही वो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिससे कि वन्य क्षेत्र का जो विस्तार है या संकुचन है वो निर्धारित होता है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो जो पहला है कि जो बिलकारी प्राणी हैं, दीमक हैं, टर्माइट हो गया, या इसी तरह से भूमि में छेद करके बिल बनाकर रहने वाले जो जीव हैं, अगर देखा जाए तो वो सिर्फ इसी सवाना क्षेत्र में नहीं बल्कि दूसरे भी जो जैव क्षेत्र हैं उनमें भी पाए जाते हैं। इनकी बहुत खासी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस तरह की नहीं है कि ये वन्य क्षेत्र को संकुचित कर दें। तो ऐसी स्थिति में ये कोई बहुत महत्वपूर्ण या आप कह सकते हैं कि मजबूत स्टेटमेंट नहीं है। इसी तरह से मृदा के गुण, तो पूरे के पूरे सवाना क्षेत्र में मृदा का गुण लगभग समान ही होता है। तो यहाँ पर वन्य क्षेत्र को संकुचित करने या वन्य क्षेत्र में कमी लाने या उसके विस्तार के संदर्भ में जो कारक प्रभावित कर सकते हैं इसको, उसमें पहला है आग, दूसरा हर्बीवोरस और तीसरा है मौसमी वर्षा वाले क्षेत्र। तो सही ऑप्शन इस तरह से अगर देखा जाए तो दूसरा, तीसरा और चौथा होगा, यानी कि कहीं ना कहीं 11वें नंबर में सी ऑप्शन आपका सही है। अब आइए नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं 12वां नंबर। 12वें नंबर में कहा जा रहा है कि पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी हमें देखना है कि किसके रेफरेंस में बातचीत होनी है जल के संदर्भ में। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, नदियों और झीलों के जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। भूजल का मतलब यहाँ पर जो अंडरग्राउंड वाटर है, अगर उसकी बात करें तो उसे हम भूजल कहते हैं, उस भूजल की मात्रा से अधिक है। तो क्या लगता है ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा? अगर देखा जाए तो नदियां या झीलें बहुत सीमित रूप से स्थलीय सतह के ऊपर पाई जाती हैं, जबकि भूमिगत जल लगभग सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। कम या ज्यादा मात्रा में पाया जा सकता है, लेकिन पाया सभी क्षेत्रों में जाता है।
जिन क्षेत्रों में कम पाया जाता है वहां ज्यादा गहराई में पाया जाएगा, मात्रा कम होगी। मरुस्थलीय क्षेत्रों में आप देखेंगे कि बहुत ही न्यून मात्रा हो जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो भूजल की जो मात्रा है वो सामान्यतः नदियों और झीलों की मात्रा से अधिक होती है। क्या कहा मैंने? मैंने ये कहा कि नदियों और झीलों में जो जल की मात्रा है वो भूजल की मात्रा से कम होती है। इसको इस तरह से भी समझ लेते हैं। अगर हम पृथ्वी पर बात करें ओशन वाटर की, तो ये तो आपको पता ही है कि ये 97.2% है। ग्लेशियर की अगर बात की जाए और जो दूसरे आइस केप हैं उनके बारे में बात की जाए तो इनकी जो उपस्थिति है वो लगभग 2.15% के आसपास होती है। इसी तरह ग्राउंड वाटर की अगर बात करें तो 0.61% ये पाए जाते हैं, इनकी मात्रा है। और अगर हम यहां पर फ्रेश वाटर लेक की अगर बात करें तो ये आप कह सकते हैं कि इसकी जो मात्रा है वो 0.009% है। और इसके साथ ही साथ अगर रिवर्स की बात की जाए तो रिवर की स्थिति तो और भी आप देख सकते हैं 0.0001%। तो इस लिहाज से देखा जाए तो नदियों और झीलों की जो मात्रा है वो यहां पर ग्राउंड वाटर की जो मात्रा है उससे काफी कम है, जबकि स्टेटमेंट दूसरी बात कह रहा है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट उसको देख लेते हैं, यहां से ही वो भी स्पष्ट हो जाएगा कि ध्रुवीय जो हिम क्षेत्र हैं और जो हिमनद हैं, ग्लेशियर्स हैं, में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक होती है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि ग्लेशियर और जो अदर आइस है इसकी मात्रा है लगभग 2.15%, जबकि वहीं ग्राउंड वाटर की अगर मात्रा देखी जाए तो वो सिर्फ 0.61% है। तो इस तरह से अगर देखें तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है और ऑप्शन इसमें आपका जो सही होता है वो बी है। यहां ध्यान रहे, ये जो प्रश्न पूछा गया वो जल संसाधन से पूछा गया और मैं क्लास में लगातार कहता रहा हूं कि जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन इस तरह के बारीक दृष्टिकोण के साथ अगर आपने तथ्यों पर गौर नहीं किया होगा तो यहाँ ये पूरी संभावना है कि इस आसान से दिखने वाले प्रश्न को आप गलत कर दें। तो ऐसी स्थिति में ये प्रश्न देखने में तो बहुत आसान है, लेकिन आप देखिएगा ज्यादातर लोगों के द्वारा ऐसे ही प्रश्न गलत कर दिए जाते हैं और बाद में इसी तरह के प्रश्नों के गलत होने से प्रीलिम्स के क्वालिफाई करने की जो आपकी संभावना है वो कम हो जाती है, एक तरह से आप कह सकते हैं खत्म हो जाती है। खैर, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को डी सीरीज में। पहला स्टेटमेंट है मोरिंगा। मोरिंगा के बारे में आपने सुना होगा, गांव में इसे सहजन भी बोला जाता है। और जो सहजन का वृक्ष होता है उसमें आप देखेंगे कि जो सहजन की फलियां तैयार होती हैं उनको तोड़ा जाता है और उसको काटकर उसकी सब्जियां बनाई जाती हैं। बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, पोषण बहुत ज़्यादा होता है इसमें। विशेष तौर पर आप देखेंगे कि मिनरल्स बहुत अच्छा खासा मिलता है इसमें और विटामिन की मात्रा अच्छी खासी होती है। विटामिन सी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मोरिंगा, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन 5 स्टेटमेंट में से आपको चेक करना है कि कौन सा सही है। तो हम सारे स्टेटमेंट्स को देखेंगे और उसके बाद चेक करेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ हम एलिमिनेशन का इस्तेमाल करते हुए ये भी कोशिश करेंगे कि देखें सही जवाब तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं।
अब जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि मोरिंगा एक फलीदार यानी लिग्मिनस, फलीदार लिग्मिनस सदापर्णी वृक्ष है। सदापर्णी मीन्स एवरग्रीन ट्री है। एक तो लिग्मिनस कहा जा रहा है और सदापर्णी कहा जा रहा है। तो सहजन एक तरह से सदापर्णी तो है, एवरग्रीन तो है, हमेशा हरा भरा बना तो रहता है, लेकिन फलीदार नहीं है। आमतौर पर जो फलीदार पौधे होते हैं वो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी जो पौधे होते हैं वो फलीदार होते हैं, और हम यहाँ पर इस कैटेगरी में हम सहजन को नहीं रखते। तो ऐसी स्थिति में ये फलीदार नहीं है, और इस वजह से ये जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाता है। मान लेते हैं कि बाकी के स्टेटमेंट आपको नहीं आते हैं। आइए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं। और मैंने कहा कि बाकी के जो 4 स्टेटमेंट हैं वो आपको नहीं आते। तो देखते हैं, जहां जहां पर पहला स्टेटमेंट है उन ऑप्शंस को हम गलत कर देंगे। यानी कि इस तरह से एलिमिनेशन का आपने इस्तेमाल किया और सीधे आप आंसर तक पहुंच गए। आंसर क्या है? बी। और बी से क्या पता चल रहा है? बी से यह पता चल रहा है कि दूसरा भी सही नहीं है। आइए देखते हैं दूसरा क्यों नहीं सही है। दूसरे की अगर बात की जाए तो दूसरा कह रहा है कि इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। अगर इस तरह से देखें तो इमली का जो पौधा है वो दक्षिण एशिया में उगाया जाता है। हम बड़े स्तर पर इमली के बीजों का क्या करते हैं? निर्यात भी करते हैं। हम इमली के बीजों से जैव ईंधन का उत्पादन भी करते हैं। लेकिन इमली का जो पेड़ है वो दक्षिण एशिया का स्थानिक पेड़ नहीं है, स्थानिक वृक्ष नहीं है। अगर देखा जाए तो ये कहां से आया? ये ट्रॉपिकल अफ्रीका से आया। तो इसका मतलब यह है कि ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, सॉरी गलत है। तो दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष, इस लिहाज से ये आपका दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन आपका क्या है? बी ऑप्शन आपका सही है। तो अगर आपको बाकी के स्टेटमेंट नहीं भी आते हैं तो यहां पर अभी आपने देखा एक उदाहरण से कि कैसे सिर्फ एलिमिनेशन का इस्तेमाल करके आप सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। खैर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 काली कपास मृदा के बारे में पूछ रहा है, और आप जानते हैं कि हर दूसरे साल रिपीट कर देता है ये प्रश्न। इस बार भी रिपीट कर दिया, 2019 में भी पूछा, 2018 में भी पूछा, 2016 में भी पूछा, बार बार रिपीट करता है, और पीसीएस में तो पूछता ही पूछता है। अब इस बार क्या पूछ रहा है, आइए वो देख लेते हैं। काली कपास मृदा की रचना यानी कि निर्माण किसके अपक्षय से होती है? अपक्षय मीन्स वेदरिंग से। किस तरह की चट्टान के वेदरिंग से हो रही है? तो ए ऑप्शन कह रहा है भूरी वन मृदा। इसका कोई सेंस नहीं निकल कर आ रहा है। दूसरा है ज्वालामुखी चट्टान, अभी हम लोग इस पर बात करेंगे। तीसरा ग्रेनाइट और सिस्ट। ग्रेनाइट और सिस्ट आपको पता ही है कि यहां पर कठोर आग्नेय चट्टानें होती हैं ये, और इसी तरह से सेल और चूना पत्थर, ये अवसादी चट्टानें हैं। और अवसादी चट्टानों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनसे तो काली मृदा का विकास नहीं होता है। दक्षिण भारत में दक्कन का जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर आपने देखा था ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा जो सतह पर आने वाला मैग्मा था, जिसका फैलाव हुआ लावा के रूप में जमा हुआ ठंडे होने के बाद, उन लावा युक्त चट्टानों के ही अपक्षयन से, वेदरिंग से आगे चलकर धीरे धीरे समय के साथ इस तरह की जो काली मृदा, काली कपास मृदा है, इसका विकास हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो फिशर वोल्केनिक रॉक्स हैं इनसे ये डेवलप हो रही है। तो सही ऑप्शन ये है। प्रश्न ये उठता है कि ग्रेनाइट और सिस्ट, बेसिकली अगर देखा जाए तो ग्रेनाइट एकदम ऊपरी सरफेस पर नहीं होती है, ऊपरी चट्टान, लेकिन सामान्यतः ग्रेनाइट से इस प्रकार की मृदा के विकास की जो संभावना है वो निर्मित नहीं होती। अब यहां पर वोल्केनिक जो रॉक हैं उनके वेदरिंग से, जो विशेष तौर पर दक्कन के पठार वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं, उनके अपक्षयन से
इस तरह की चट्टानों का विकास होता है, इस तरह की मृदा का विकास होता है। तो यहां पर जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 14 में, वो बी ऑप्शन है। आइए आगे के प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पूछा जा रहा है परमाकल्चर यानी अस्थायी कृषि, और इसके बारे में पूछा जा रहा है कि यह पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह से अलग है। अब यहाँ पर हरित क्रांति के बाद हमारे यहाँ तो पारंपरिक रासायनिक कृषि ही एक तरह से, रासायनिक कृषि का मतलब ऐसी कृषि जिसमें हम फसल को उगाने के लिए फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें अच्छी खासी इरिगेशनल फैसिलिटीज चाहिए। इरिगेशनल फैसिलिटीज अगर हों तो ऐसी स्थिति में कई बार ये होता है कि हम वहाँ पर एक ही प्रकार की फसल लगातार उगाते रहते हैं। अब जब आप मिट्टी से लगातार एक ही तरह की फसल उगाएंगे तो मिट्टी में, यहाँ पर जो मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक पदार्थ हैं, न्यूट्रिशियस जो वैल्यू है सॉइल की, उसमें कमी आने लगती है, और धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि जो मिट्टी की उत्पादकता है उसमें कमी आ जाती है। तो यहाँ पर ये पारंपरिक रासायनिक कृषि के नकारात्मक बिंदु हैं। उससे अगर तुलना करें हम पर्माकल्चर की, पर्माकल्चर में हम क्या करते हैं? हम इस तरह से क्रॉप पैटर्न को डिजाइन करते हैं जिससे कि जो मिट्टी है उस मिट्टी की न्यूट्रिशियस वैल्यू, उसकी जो फर्टिलिटी है वो डिग्रेड ना हो, उसका क्षरण ना हो। तो यहाँ पर इन दोनों ही तरह की कृषि में मूलभूत अंतर क्या है, उनसे संबंधित ये प्रश्न आपको कुछ स्टेटमेंट दे रहा है। आइए उन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि अस्थायी कृषि यानी पर्माकल्चर एक धान्य, अच्छा यहाँ ध्यान रखिएगा, एक धान्य का मतलब चावल से नहीं है, एक धान्य का मतलब मोनोकल्चर, एक ही तरह की फसल के बार बार उगाने से। तो यहाँ पर अस्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, और इसके साथ ही साथ पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि की प्रधानता होती है। अगर हम इस प्रश्न की, अगर इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट सही है। अस्थायी कृषि में हम मल्टी क्रॉप पैटर्न को फॉलो करते हैं, मोनोकल्चर अवॉइड करते हैं जिससे कि सॉइल के ऊपर अनावश्यक प्रेशर ना क्रिएट हो। दूसरे की बात करते हैं, जो पारंपरिक रासायनिक कृषि है इसके कारण मृदा की यानी मिट्टी की सैलिनिटी, लवणता में वृद्धि होती है, और इसके साथ ही साथ इस तरह की जो स्थिति है वो अस्थायी कृषि में नहीं देखी जाती। अस्थायी कृषि में आपको उतने फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। आपने खरीफ के सत्र में धान को उत्पादित कर लिया, फिर रबी के सत्र में गेहूं का उत्पादन किया, और फिर उसके बाद आपने दलहनी फसलों का उत्पादन किया। और इसके साथ ही साथ जब आप धान की कृषि कर रहे हैं और जब आप गेहूं की कृषि कर रहे हैं तो उस समय के अनुकूल जो भी दलहनी फसलें उनको भी साथ में आप तैयार कर रहे हैं, यानी कि बहुफसली कृषि कर रहे हैं। और जब इस तरह की कृषि पद्धति का आप इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मिट्टी की जो उर्वरता है, फर्टिलिटी है, वो बनी रहती है। जबकि वहीं पारंपरिक रासायनिक कृषि में क्या होता है कि एक ही तरह की फसल को बार बार उगाने से पोषण जो पदार्थ है, पोषक पदार्थ है मिट्टी के, वो कम होते चले जाते हैं, और उसको पूरा करने के लिए आप बाहर से रासायनिक उर्वरक डालते हैं, और रासायनिक उर्वरक डालते हैं तो इसका प्रभाव ये होता है कि एक समय के बाद रासायनिक उर्वरकों के प्रभाव की वजह से ऊपर की जो मिट्टी की परतें हैं उसमें लवणता की मात्रा बढ़ने लगती है, और जो उसकी उर्वरता है, उस मिट्टी की उत्पादन क्षमता है, उसमें कमी आने लगती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही बात कह रहा है कि पारंपरिक रासायनिक कृषि से मिट्टी की लवणता में वृद्धि होती है, जबकि वहीं अस्थायी कृषि में अगर देखा जाए तो इस तरह की स्थिति नहीं पाई जाती। तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्धशुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है। ये तो बिल्कुल ही निहायत ही गलत बात है। पारंपरिक रासायनिक कृषि हरित क्रांति के बाद आप देखेंगे वो सभी क्षेत्र जहां पर इरिगेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, वहां सभी स्थानों पर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो असफल हो गया। भारत के सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में ग्रीन रिवॉल्यूशन सफल हुआ जहां पर पर्याप्त इरिगेशनल फैसिलिटीज थी, और ये जो पर्याप्त इरिगेशनल फैसिलिटीज थी वो वेस्टर्न यूपी के क्षेत्र में
नेशनल कैपिटल वाला जो रीजन है उसके आसपास के क्षेत्र और पंजाब वाले क्षेत्र, हरियाणा वाले क्षेत्रों में आप देखेंगे नहर सिंचाई की उपलब्धता, कैनाल इरिगेशन की उपलब्धता होने के कारण थी। और इन्हीं क्षेत्र में ये जो पारंपरिक रासायनिक कृषि है ये सफल भी हुई। जैसे ही आप अर्धशुष्क क्षेत्र में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वर्षा कम हो रही है, और अगर वहां पर सिंचाई के विकल्प नहीं है तो ऐसी स्थिति में वहां पर इस तरह की कृषि से आप उत्पादन प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्धशुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव, ये स्टेटमेंट गलत है। अब यहां पर इसके आधार पर आइए देख लेते हैं। चौथे स्टेटमेंट को देखते हैं। मल्च बनाने की प्रथा अस्थायी कृषि में काफी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं। सही बात है। तो यानी कि पहला, दूसरा और चौथा ये स्टेटमेंट सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात करें तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अभी आपने देखा कृषि पर पहला प्रश्न, उसके पहले आपने देखा काली कपास मृदा पर। तो मिट्टी और मिट्टी के साथ अब कृषि से संबंधित जो प्रश्न है इनकी संख्या 3 हो गई। आप ये टॉपिक भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि टॉपिक आपको वो ट्रेंड डेवलप करके देगा कि आगे आने वाले समय के लिए, आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए हमें अपनी तैयारी को किस तरह से कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पर विशेष तौर पर फोकस करना है। तो ये भी हम ध्यान में रखेंगे। अब जैसे 32 नंबर के क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं क्रॉप पर यानी कि फसल प्रकार पर ही आधारित है। अब जैसे पूछा जा रहा है कि पाम ऑयल यानी ताड़ तेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या कहता है कि ताड़ तेल का जो वृक्ष है वो दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ध्यान रहे, प्राकृतिक रूप से पाए जाने का मतलब है कि नेटिव प्लेस है उस स्पीसीज का, उस बॉटनिकल स्पीसीज का, उस वनस्पति प्रजाति का। अगर नेटिव प्लेस के बारे में अगर बात करें तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि जो ताड़ के तेल का वृक्ष है या ताड़ वृक्ष है, इसका जो नेटिव प्लेस है वो अफ्रीका है। ठीक है ना? तो यहां पर प्रश्न उठता है कि दक्षिण पूर्व एशिया देने के पीछे उद्देश्य क्या था? दरअसल आज जो ताड़ के तेल का उत्पादन हो रहा है, मैक्सिमम उत्पादन आप देखेंगे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों, इसमें इंक्लूड करते हुए इंडोनेशिया और इसके साथ साथ जो आसपास के क्षेत्र हैं, वहां पर आप देखेंगे 80% का, 80% का प्रोडक्शन यहां से आपको प्राप्त होता है। प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, वो एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड। लेकिन वृक्ष की अगर बात करें तो वो नेटिव तो है अफ्रीका का। तो इस लिहाज से आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत हो जाता है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं कि ताड़ तेल यानी कि पाम ऑयल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले यानी कि कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट हैं उनको बनाने के तौर पर रॉ मटेरियल्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में पाम ऑयल की डिमांड है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा, पाम ऑयल का उपयोग करके जैव डीजल, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहां पर फाइनली आंसर क्या होगा आपका? बी, दूसरा और तीसरा। तो यहां पर अगर देखें तो जो भी अलग अलग प्रकार की फसलें हैं, तिलहनी फसलें आप पढ़ते हैं, व्यावसायिक फसलें आप पढ़ते हैं, दलहनी फसलें आप पढ़ते हैं। अगर फसलों को पढ़ने के क्रम में इस तरह के बिंदुओं को आप ध्यान में रखें, जैसे कि किस क्षेत्र से संबंधित है, किस अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ईंधन इत्यादि के संदर्भ में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं, बायो डीजल के रूप में, जैव ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह के जो भी क्रॉप आधारित, फसल आधारित प्रश्न हैं, उनमें से अधिकांश प्रश्नों को आप करने की स्थिति में आ जाएंगे। खैर, 32 के बाद आइए देखते हैं 33। जैसा कि मैं हमेशा क्लास में भी कहता हूं कि एक तो बहुत ही आसान प्रश्न पूछा जाता है अपवाह से, ड्रेनेज से, और ड्रेनेज से सामान्यतः 2 से 3 प्रश्न हर साल पूछे ही जाते हैं, एकदम फिक्स पैटर्न है। एक प्रश्न होगा जो आसान होगा, ब्रह्मपुत्र से कभी पूछ लेगा, कभी गंगा से पूछ लेगा, कभी सिंधु से पूछ लेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो
एक दो प्रश्न में के अंतर्गत जो दूसरा प्रश्न होगा वो अपेक्षाकृत थोड़ा सा और बारीक जानकारी की अपेक्षा रखता है आपसे, तो वो भी यहाँ पर पूछा गया, अभी हम लोग आगे चलकर देखेंगे। तो 33वां प्रश्न देखते हैं। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी में मिलती है। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो सीधे सिंधु नदी में मिलती है? तो क्या विचार है, क्या लगता है कौन सी नदी है? तो यहाँ पर आप देखेंगे सतलज। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करें तो 34 में भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन और इसके साथ ही साथ सरगोल, खाटू किनके नाम है? 4 ऑप्शन दे रहा है आपको। अगर हम देखें तो डिडवाना आपको सुना सुना सा लग रहा होगा, जो लोग राजस्थान के होंगे वो उन्होंने तो इसको सीधे तुरंत इस प्रश्न को पकड़ लिया होगा, हरियाणा वालों ने भी इस प्रश्न को पकड़ लिया होगा। यूपी में पर्टिकुलरली जो लोग ईस्टर्न यूपी से संबंधित हो सकता है कि वो ना पकड़ पाए, लेकिन अगर मैपिंग के दौरान आपने थोड़ा भी फोकस किया होगा तो बड़ी आसानी से ये प्रश्न हो सकता है। डिडवाना क्या है? अगर देखा जाए तो यह एक सलाइन लेक है, लवण युक्त झील है। और यहां पर कहां पर है ये? तो हम कहेंगे कि राजस्थान में नागौर जिले में ये स्थित है। कुचामन की भी स्थिति वहीं नागौर जिले में ही पाई जाती है, कुचामन क्षेत्र है, पूरे के पूरे उस एरिया को ही कुचामन बोलते हैं, नागौर जिले में ही है राजस्थान के। बाकी भी अब आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि सरगोल और खाटू भी झीलों के नाम हैं, तो लवण युक्त झीलें हैं। इसी तरह से 35 की आइए बात करते हैं। देखिए ये थोड़ा बारीक प्रश्न है, अपवाह से संबंधित है, ड्रेनेज के टॉपिक से संबंधित है। क्या पूछ रहा है? इन नदियों के नाम दे दिए और पूछा जा रहा है कि पूर्वी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है। अगर हम यहां पर देखें तो पूर्वी घाट से निकलने वाली जो नदियां हैं जैसे कि वैतरणी, इसी तरह से बूधा बलाना, इसी तरह से अगर हम देखें तो रूसी कुल्या, ये सब नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं। इसके साथ ही साथ यहां पर अगर देखें तो यहां पर जैसे वंशधारा नदी निकलती है, और इसके साथ ही साथ अब वंशधारा के आधार पर अगर हम एलिमिनेट करें तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आपको बी और सी में से चुनना है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो नागावली रिवर है, यह नागावली रिवर भी पूर्वी घाट से निकलती है। जो सही ऑप्शन है वो बी है, दूसरा और चौथा। तो यहां पर 35 आसान प्रश्न है और मैपिंग के थ्रू बहुत ही इजीली इसको कर सकते हैं। जो भी लोग मैपिंग को नज़रअंदाज नहीं करते उनके लिए इस तरह के प्रश्न चुटकियों में होने वाले प्रश्न हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखने में तो बड़ा भारी भरकम लग रहा है, लेकिन अगर क्लास नोट्स को सही तरीके से पढ़ा होगा तो बहुत ही आसानी से ये प्रश्न आप कर लेंगे। मैंने क्लास में इसको डिस्कस किया था। अब जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, वैश्विक सागर आयोग, ग्लोबल ओशन कमीशन, अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खोजों और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। ये स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो ये गलत है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन लॉ ऑफ द सी की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत निर्धारित किए जाने वाले एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत जितने भी इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज हैं उनको उस पर्टिकुलर कंट्रीज की जो नेशनल एजेंसीज होती हैं वो अनुमति प्रदान करती हैं। यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो निर्धारण होता है वो अनक्लॉज के द्वारा, अनक्लॉज के उपबंधों के आधार पर किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय जलीय क्षेत्र में जो समुद्र संसाधन हैं और जो खनन इत्यादि के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की बात है वो नेशनल एजेंसी, अगर भारत है तो भारत अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाकर काम करने वाली अपनी कंपनियों के लिए वो लाइसेंस प्रदान करेगी। इसके लिए हमें किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कमीशन के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। अब यहां पर पहला गलत हो गया। आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट कहां कहां पर है। ए ऑप्शन में पहला है, सी ऑप्शन में पहला है, डी ऑप्शन में पहला है।
तो अगर आपको बाकी के दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट नहीं भी आते हैं तो बड़ी आसानी से आप यहां पर आंसर तक पहुंच गए, बी ऑप्शन आपका सही है। लेकिन फिर भी आइए यहां पर दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। अगर हम दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया। ये बात ठीक है, अनक्लॉस के अंतर्गत ही हम ये प्राप्त करते हैं। तीसरा, दुर्लभ मृदा खनिज, रेयर अर्थ मटेरियल्स, याद करिएगा क्लास में मैंने इसे कराया था और मैंने कहा था कि जो दुर्लभ मृदा पदार्थ हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और चीन के संदर्भ में होने वाले जो वैश्विक परिवर्तन है नीतिगत स्तर पर, उसकी वजह से चर्चा का विषय भी रहा। देखिए यूपीएससी में आपके सामने प्रश्न पूछ लिया है, दुर्लभ मृदा खनिज, रेयर अर्थ मिनरल अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अधस्थल पर उपलब्ध हैं। सही बात है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। ये मैंने आपको बताया था कि भारत के संदर्भ में जो भी रेयर अर्थ मटेरियल हैं वो कोस्टल रीजन में पाए जाने वाले जो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल, एक तरह से आप कह सकते हैं सेल्फ वाला क्षेत्र है, मग्न तट वाला जो क्षेत्र है, वहां पर इनकी उपलब्धता पर्याप्त रूप से पाई जाती है। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही होता है, दूसरा और तीसरा कथन सही है, तो 36वें का बी ऑप्शन आपका सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल, अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है और कितना आसान प्रश्न है, लेकिन मैं जानता हूं कि जब हम पहली बार इस प्रश्न को देखेंगे तो इस बात की पूरी संभावना है कि हम गलत कर दें। जिस स्टूडेंट की कॉपी मैं डिस्कस कर रहा हूं, देखिए उसने भी गलत कर दिया है, डी ऑप्शन पर उसने टिक लगाया। पूछा जा रहा है कि न्यूनतम जलदक्ष फसल कौन सी है, यानी कि लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप इसमें से कौन सी है। इसको यूं समझ लीजिए कि कौन सी ऐसी फसल है जिसको खुद को तैयार होने में ज्यादा पानी की डिमांड है, वाटर की डिमांड ज्यादा है। अब यहां पर अगर हम देखें तो सूरजमुखी, बाजरा, अरहर, रेड ग्राम की अगर बात करें तो ये सारी फसलें ऐसी फसलें हैं जिन्हें हम सामान्यतः अर्धशुष्क क्षेत्रों में लगाते हैं, अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगाते हैं, तैयार करते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहां पर ये एक ऐसी फसल है जो कि कहीं ना कहीं वाटर इफिशिएंट है। ये तीनों ही प्रकार की फसलें कम पानी में तैयार हो जाती हैं, यही कारण है कि इनको अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है। लेकिन अगर हम गन्ने की बात करें तो गन्ने के लिए जो जल की मात्रा है वो अपेक्षाकृत अधिक है, तो यहां पर न्यूनतम जलदक्ष लीस्ट वाटर इफिशिएंट क्रॉप जो है वो गन्ना है। क्वेश्चन नंबर 38, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, अब देखिए ये प्रश्न भी सीधे आपको क्लास में पढ़ाया गया, मैंने कराया क्लास में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव से पूर्वी क्षेत्र की तुलना में महासागरों के पश्चिमी भाग का तापमान अधिक हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, याद करिएगा क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि व्यापारिक पवनें जब चलेंगी तो महासागर के सबसे ऊपरी जलीय स्तर को, जल की परत को धकेलते हुए महासागर के पश्चिमी भाग में ले जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में वहां पर गर्म जल का पश्चिमी भाग में जमाव ज्यादा होगा, जिसकी वजह से तापमान बढ़ जाएगा। तो क्या लगता है, क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात करें तो स्टेटमेंट 1 क्या हो जाता है, सही हो जाता है। पूछा क्या जा रहा है ये भी हमें ध्यान रखना है, कौन कौन से सही हैं। इसी तरह से जब हम स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं तो पछुआ पवनों के संदर्भ में उसी बात को पूछा गया और वो बात भी यहाँ पर सही है। क्या पूछा जा रहा है कि पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागर के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बना देती है, गर्म बना देती है। ये बात भी सही है। जो काम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन करती है वही काम यहाँ पर शीतोष्ण क्षेत्र में पछुआ पवनों के द्वारा होता है। पछुआ पवनें सबसे ऊपरी जलीय परत को धकेलकर महासागर के पूर्वी भाग में ले जाकर स्थापित कर देती है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र के तापमान में वृद्धि हो जाती है, तापमान अपेक्षाकृत थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, ये आपने क्लास में पढ़ा। अब यहाँ आइए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, जो भी लोग करंट अफेयर्स देख रहे होंगे और इसके साथ ही साथ जिन्होंने एनसीईआरटी फॉलो की होगी, उनके लेवल पर इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। जिन्होंने किसी कोचिंग के नोट्स को आधार बनाया होगा, जो बुक्स वगैरह आजकल
कोचिंग्स बेच रही हैं, या फिर इसी तरह से जो सिर्फ मैगजीन तक अपने पूरे अध्ययन को सीमित कर लिए हैं, उनके लिए ये प्रश्न कहीं ना कहीं चुनौती प्रस्तुत करेगा। पूछा जा रहा है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, उन स्टेटमेंट्स को चेक करिए कि वो सही है या सही नहीं है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कि ऐसा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का एक पूरा सिस्टम जो कि क्लाइमेट के लिए एडवर्स इंपैक्ट क्रिएट ना करे, एक विपरीत स्थिति उत्पन्न ना करे। और अगर देखा जाए तो एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत ये एक महत्वपूर्ण गोल है। और ऐसी स्थिति में यहां पर निश्चित रूप से अगर हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो यहां पर भारत की जो तैयारी है वो भी हमें देखनी होगी। आइए देखते हैं उसके संदर्भ में कथनों को। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जलवायु स्मार्ट गांव दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। क्या कहा जा रहा है? जलवायु स्मार्ट ग्राम, इसको अगर हम एब्रिएटेड फॉर्म में कहें तो हम इसे कहेंगे CSV, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज। ये जो है CGIAR रिसर्च प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज, कॉमा एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट के रूप में यहां पर काम किया जा रहा है। क्या कहा मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत, इसको संक्षिप्त रूप से हम कहते हैं CCAFC के अंतर्गत ये जो जलवायु स्मार्ट ग्राम है यह इस परियोजना का एक भाग है। इस लिहाज से अगर देखें तो ये स्टेटमेंट पहला आपका सही हो जाता है। इसी तरह दूसरे स्टेटमेंट की अगर बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि CCAFS परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह के अधीन संचालित की जाती है जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। यह स्टेटमेंट भी आपका सही है। और अगर हम तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो यहां पर तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। बेसिकली ये जो तीनों ही स्टेटमेंट हैं ये फैक्ट ओरिएंटेड हैं और इसके साथ ही साथ हाल फिलहाल के करंट में चर्चित भी रहे हैं, यानी कि करंट ओरिएंटेड भी हैं। तो ऐसी स्थिति में यूपीएससी के द्वारा जब इसे कथन के रूप में यहाँ पर आपके सामने रखा गया तो पहली बार में इस तरह के स्टेटमेंट पढ़कर आप एक बार घबरा सकते हैं, लेकिन अगर आपका अपने नर्व पर कंट्रोल है तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ इस तरह के प्रश्नों को डिकोड कर सकते हैं। जैसे पहले पूछा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जैसे कि क्लाइमेट स्मार्ट विलेज इस परियोजना का भाग है या नहीं, इस प्रोजेक्ट का भाग है या नहीं, ये पहले स्टेटमेंट में पूछा गया। फिर मुख्यालय पूछा जा रहा है दूसरे स्टेटमेंट में, और तीसरे स्टेटमेंट में भारत के एक इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया और पूछा गया कि क्या वो उससे जुड़ा हुआ है, उसी का भाग है या नहीं। और तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये आगे आने वाले सालों के लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा, इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आइए देखते हैं। ऑप्शन होगा डी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए एक्सप्लेन कर रहा है, एक तरह से डिस्क्रिप्टिव बेस ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लेवल को इवैल्यूएट करने के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि वनों में जो पत्तियां टूटकर गिरती हैं, पत्ती कूड़ा यानी कि लीफ लिटर की अगर बात करें तो किसी अन्य जीवों की तुलना में
तेजी से विघटित होता है और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती रहती है। चूंकि विघटित हो जाता है तो पत्तियों के द्वारा मिट्टी की सतह ढकी नहीं रहती, पत्तियां विघटित हो गई तो ऐसी स्थिति में जो भी बैक्टीरिया है वो इन पत्तियों के जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, उनको सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स में तोड़ना शुरू कर देते हैं और उसे फिर से मिट्टी में मिला देते हैं। तो कहने का मतलब है कि तेजी से विघटित होना ये पहली कंडीशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ ही साथ उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के बारे में ये पूरी बातें बताई जा रही हैं, वहां पर पेड़ों के अतिरिक्त अन्य विभिन्न प्रकार के पौधे भी पाए जाते हैं। इसी के अंतर्गत एपीफाइट का जिक्र किया गया, जो दूसरे ऊंचे पौधे और ऊंचे वृक्षों के डालों पर, शाखाओं पर उगते हैं। इसी तरह से पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें बना लेते हैं। एपीफाइट्स की तो यही पहचान भी है। अब इस तरह से अगर देखें तो ये पूरी स्थिति का जो सबसे सटीक इंडिकेशन है वो किस रीजन की तरफ है। क्लास में जब मैंने उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों की बात की थी तो ध्यान दीजिएगा, वहां पर मैंने एपीफाइट्स के बारे में बताया था, आप सभी को लिखवाया भी है आपके क्लास नोट्स में। और मैंने आपको बताया था कि एपीफाइट्स ऐसी वनस्पति प्रजातियां हैं जो कि विषुवतरेखीय वर्षावन वाले क्षेत्रों में ऊंचे वृक्षों की शाखाओं पर, डालों पर उग आती हैं, अपनी जड़ें वहीं बना लेती हैं। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन वाला क्षेत्र है ये उसको इंडिकेट कर रहा है। दरअसल इस तरह के जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले क्षेत्र हैं, इस तरह के वन्य क्षेत्रों में चूंकि तापमान का प्रभाव अधिक होता है, तापमान का प्रभाव अधिक होने के साथ साथ वर्षा का प्रभाव भी लगभग वर्ष भर अधिक ही बना रहता है, जिसका प्रभाव ये होता है कि यहाँ पर सतह पर, मिट्टी के ऊपर की परतों में बैक्टीरियल प्रोसेस बहुत ही तीव्र होता है, एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेटेड मोड में पाया जाता है, जिसकी वजह से जो भी पत्तियां टूट कर गिरती हैं तुरंत विघटित कर दी जाती हैं। और उसका प्रभाव ये होता है कि उसको जब यहाँ पर विघटित करने के बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल मिनरल्स में और इस तरह से ब्रेक करके मिट्टी में फिर से जब मिला दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बेल वाली जो प्रजातियां होती हैं वनस्पतियों की, वो भी उगना शुरू होती हैं, जो कि इस तरह के बड़े वृक्षों के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमते हुए ऊपर चढ़ती हैं। इसके साथ ही साथ वृक्षों की डालों और शाखाओं पर एपीफाइट्स उगते हैं। ये सीधे क्लास नोट्स में मैंने कराया है, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो वहां पर आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं। अब यहां पर काले धन के बारे में बात हो रही है। अभी हम लोग काले धन के बारे में बात नहीं करेंगे। यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। 61 की अगर बात करें तो अब देखिए कितना ही लाजवाब प्रश्न पूछा गया आपके सामने। एकदम जीके ओरिएंटेड क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि इसमें से किसका उपयोग मच्छर के प्रतिकर्षी के रूप में किया जाता है, यानी कि इसको अगर हम वहां पर आसपास के क्षेत्रों में लगा दें तो वहां मच्छरों का प्रभाव कम हो जाता है, मच्छर बचते हैं इससे। लेमन घास सी ऑप्शन है। इसी तरह से 62 पर आते हैं। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। अब देखिए ये प्रश्न जब आप देखेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा अटपटा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये जीवों के प्रकार दिए गए हैं इसमें से हो सकता है कि आपके लिए जाने पहचाने ना हो, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी और इसके साथ ही साथ ध्येय का जो स्टडी मटेरियल रेफरेंस के तौर पर दिया गया, अगर उसे आपने देखा होगा तो वहां पर ये आपको सीधे मिल जाएगा। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों के स्तर पर अगर बात करें तो इसमें जैसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा यह जा रहा है कि कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखला में, फूड चेन में प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, प्राथमिक उत्पादक हैं। तो ऐसी स्थिति में प्राथमिक उत्पादक तो वो होता है जो फोटोसिंथेसिस करके न केवल अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा करे, बल्कि इसके साथ साथ दूसरों के लिए भी एक आधार प्रदान करे, दूसरी प्रजातियों के लिए भी एक आधार प्रदान करे।
तो ऐसी स्थिति में अगर हम यहां पर देखें तो साइनोबैक्टीरिया ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, डायटम ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। कॉपीपोड की अगर बात करें तो कॉपीपोड ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर है। आइए देखते हैं इतनी जानकारी से अपने उत्तर तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं। इसका मतलब कि अगर पहला कॉपीपोड ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर है और पूछा जा रहा है प्राथमिक उत्पादक, तो जहां जहां एक है उसको पहले हटाते हैं, ए हटा दिया, डी हटा दिया। और 4 के बारे में अगर आप कंफर्म नहीं हैं, यहाँ पर 2 और 3 आपको पूरी तरह से पता है और आप देख रहे हैं, दुविधा तब आपके लिए होती जब 2, 3, 4 दिया होता। यहाँ पर 2 और 3 आप कंफर्म हैं, तो ऐसी स्थिति में बी ऑप्शन आपके लिए सही होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं अपनी जानकारी के आधार पर भी प्रश्न के उत्तर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं और इसके साथ ही साथ एलिमिनेशन का भी इस्तेमाल करते हुए प्रश्न के उत्तर तक पहुंच रहा हूं। यानी कि प्री के प्रश्नों में, सामान्य अध्ययन के पेपर में जो जीएस के प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव लेवल के, उनको करते समय हम दोनों ही तरह के पहलुओं को ध्यान में रखते हैं। कई बार ऐसा होगा कि सभी के बारे में आप ना जान रहे हो, तो ऐसी स्थिति में तुरंत आप ऑप्शन पर जाइए और वहां देखिए कि किसको किसको किस किस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे पहला काम एलिमिनेशन का करिए। तो यहां पर इस तरह से आप बी ऑप्शन पर पहुंच गए। बी ऑप्शन इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं। निम्नलिखित प्राणियों पर विचार करिए। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन से जीव, जो यहां इन तीनों में 3 दिए गए हैं, इनमें से कौन से जीव जो प्रीडेटर्स होते हैं, परभक्षी होते हैं, उनके द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को अपने आप में लपेटकर अपने अंगों की रक्षा करते हैं। अगर इसमें देखें तो ऐसी स्थिति में यहां पर हेजहॉग क्या करता है? हेजहॉग अपने सर और अपनी पूंछ को इस तरह से सिकोड़कर आपस में मिला लेता है। गेंद की तरह गोला सा बन जाता है, सिकोड़कर एकदम मिला लेता है। तो एक तो हेजहॉग हो गया। दूसरा है पैंगोलिन। पैंगोलिन भी अपने आप को सिकोड़ता है और इसके साथ ही साथ इसके ऊपरी संरचना, जो कटीले बाल होते हैं, वो इसकी पूंछ में जो कटीले बाल होते हैं वो इसके बचाव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहां पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो टेल होती है पैंगोलिन की, वो स्किल्ड होती है, टफ होती है बहुत ज्यादा। तो पैंगोलिन हो गया। मार्मोट के बारे में क्या विचार है? मार्मोट इस तरह से अपने आप को नहीं बचाता। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, मार्मोट किसी भी प्रीडेटर का खतरा जब देखता है तो वो छुप जाता है, वो भागता है और छुपता है। तो वह अपने आप को लपेट कर, देखिए प्रश्न की डिमांड को समझिए, पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेट कर अपने अंगों को बचाने की कोशिश। तो यहां पर मार्मोट अपने आप को लपेटता नहीं, सिकोड़ता नहीं, पैंगोलिन की तरह अपनी पूंछ का इस्तेमाल नहीं करता अपने आप को बचाने में। ये भागता है, छुपने की कोशिश करता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 की अगर बात की जाए तो यहां पर पहला और तीसरा, डी ऑप्शन आप देखेंगे सही है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं। 64 में अगर देखा जाए तो पूछा जा रहा है वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा। अभी कुछ दिन पहले क्रैश कोर्स की क्लास में जब मैं एनवायरनमेंट वाला टॉपिक डिस्कस कर रहा था, तो वहां पर मैंने वनों के संदर्भ में एक बात डिस्कस की थी आपके साथ, वो थी कार्बन कैप्चरिंग की। और कार्बन कैप्चरिंग के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो वन्य क्षेत्र होते हैं, ये वन्य क्षेत्र बड़े स्तर पर कार्बन को अवशोषित करते हैं, इसलिए एक बड़े कार्बन सिंक के सोर्स भी होते हैं। तो चूंकि ग्रीन हाउस गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को हम कम करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा भारांश, वेटेज ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर हमारी कोशिश यह है कि हम ऐसे माध्यम, ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे जो साधन है, फैसिलिटीज हैं, उनको डेवलप करें जिससे कि कार्बन सिंक को बढ़ाया जा सके। और कार्बन सिंक को बढ़ाने की इस पूरे प्रक्रिया में
जो फॉरेस्ट का, जंगलों का जो विस्तार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जंगलों में बड़े मात्रा में, बड़े स्तर पर आप कार्बन को अवशोषित कर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में, जो कार्बन है, ग्रीन हाउस गैसों का जो वैल्यूम है उसमें कमी ला सकते हैं। इस पक्ष को ध्यान में रखते हुए वनों पर जो न्यूयॉर्क घोषणा थी वो की गई थी। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट कब हुई? 2014 में। तो ऐसी स्थिति में स्टेटमेंट 1 पहले पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन, सही बात है। दूसरा, इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए, यानी फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को रोकने के लिए एक ग्लोबल टाइमलाइन तय की गई, ये भी सही बात है। और इसके साथ ही साथ तीसरा, वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा। याद करिएगा, क्लास में मैंने बताया था कि बाध्यकारी जो अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है वो सिर्फ क्योटो है, जबकि क्योटो से भी कुछ देश हैं जिन्होंने अपने आप को बाहर कर लिया है। तो इसका मतलब है कि तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यह बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा नहीं है। और अगर तीसरा स्टेटमेंट गलत है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन का करेंगे। कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं? बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब चुनना किस में से है? चुनना है आपको ए में से और डी में से। और हम पांचवें स्टेटमेंट को बिना देखे देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट चूंकि हम कंफर्म है कि ये सही है, तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो यहां पर डी में तो पहला स्टेटमेंट दिया ही नहीं है। तो इस तरह से ज्यादा जो सही ऑप्शन होगा वो यहां पर 1, 2 और 4 होगा। खैर, आइए देख लेते हैं आगे भी। यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशी समुदायों द्वारा समर्थित है, सही बात है, सरकारें इसका समर्थन कर रही हैं। विकासशील देशों के द्वारा भी अपने लक्ष्य तय किए गए हैं। भारत के संदर्भ में भी आपने देखा था कि REDD+ के अंतर्गत हम यहाँ पर अपने वन्य क्षेत्र के माध्यम से कार्बन सिंक को बढ़ावा देने और अगले 3 दशकों में यहाँ पर कार्बन सिंक को इस तरह से मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके जो प्राप्त होने वाले मौद्रिक लाभ हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, उन्हें हम प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट आपका सही है। पांचवें की बात कर लेते हैं। भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था, ये सही नहीं है। आपने देखा था क्रैश कोर्स की क्लास में मैं लगातार आपको बता रहा था कि भारत का जो नजरिया क्लाइमेटिक समिट को लेकर रहा है वो थोड़ा सा संशयवादी रहा है। भारत किसी भी समझौते या इस तरह के किसी भी प्रोटोकॉल के संदर्भ में पहले उसको बहुत अच्छे तरीके से उसका अध्ययन करता है, पढ़ता है, समझता है, अपनी स्थिति का आकलन करता है, और इस पूरी प्रक्रिया में 1-2 वर्ष, 2-3 वर्ष उसे लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो यहां पर प्रारंभ के समय से हस्ताक्षरकर्ताओं में भारत नहीं था। तो जो सही स्टेटमेंट होगा वो होगा पहला, दूसरा और चौथा। तो ऐसी स्थिति में जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन आपका सही है। अब यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी और उससे संबंधित एक टॉपिक है डिजीज, उससे भी जुड़ा हुआ है। और चूंकि इसके साथ साथ इसमें पर्यावरणीय प्रदूषक यानी कि जो एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं उसका रेफरेंस दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इसको मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अगर इसकी बात करें तो प्रश्न कह रहा है कि न्यूरोलॉजिकल जो डिजेनरेशन है, न्यूरो डिजेनरेटिव जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में उत्तरदायी होते हैं। पूछा जा रहा है कि ये किनसे उत्पन्न होते हैं, यानी किसके बारे में पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि जो मैग्नेटाइट पार्टिकल्स होते हैं ये किनसे उत्पन्न होते हैं। तो यहां पर अगर मैं डिस्कस करूं तो बेसिकली मैग्नेटाइट जो पार्टिकल्स होते हैं ये आजकल अर्बन ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा इशू बन चुके हैं। दरअसल ये एक तरह से कहा जा सकता है कि अर्बन एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मैटर के रूप में एक ऐसे पोल्यूटेंट हैं जिनका जो साइज होता है वो 200 नैनोमीटर से भी कम होता है। यही कारण है कि यह एक तरह से
हमारे रेस्पिरेशन के माध्यम से ऑल्फैक्टरी नर्व में प्रवेश कर जाते हैं और सीधे दिमाग में पहुंच जाते हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व में प्रवेश करने की वजह से सीधे जब ये ब्रेन में पहुंचते हैं तो ये ब्रेन के जो टिश्यूज हैं उनको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही साथ चूंकि रेस्पिरेशन के माध्यम से, श्वसन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये हमारे लंग्स में भी पहुंचते हैं और इसके साथ ही साथ लंग्स में लंग्स इन्फेक्शन को, पल्मोनरी और इसके साथ ही साथ पल्मोनरी कार्डियोवैस्कुलर जो प्रॉब्लम्स है उसको भी उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह के मैग्नेटाइट पार्टिकुलेट या मैग्नेटाइट पार्टिकल से दो तरह की समस्याएं होती हैं। पहला, न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेशन की प्रॉब्लम होती है, न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स होती है, और दूसरा पल्मोनरी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के रूप में भी यह हमारे स्तर पर एक तरह के आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, हेल्थ रिलेटेड इश्यू क्रिएट करता है। तो पूछा जा रहा है कि उत्पन्न किससे होता है, कहां पर ज्यादा पाया जाएगा, अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में? तो मैंने अभी आपको बताया कि अर्बन एरिया में ज्यादा पाया जाएगा। एक तरह से अर्बन एरिया में अगर हम देखें तो इसको तो हम कहते हैं अर्बन एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मैटर। कैसे उत्पन्न होता है? दरअसल ये दो चीजों से उत्पन्न होता है। पहला तो अगर कहीं कंबस्टन हो रहा हो, दहन हो रहा है, जैसे डीजल का कंबस्टन हो रहा है या फिर इसी तरह से किसी और फ्यूल का कंबस्टन हो रहा है, तो ये उत्पन्न होगा। और इसके साथ ही साथ कहीं पर अगर फ्रिक्शन डिराइव्ड हीटिंग हो रही हो, घर्षण से युक्त गर्मी का प्रभाव बढ़ रहा हो, जैसे कई बार आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं, ब्रेक लगाते हैं, बार बार ब्रेक लगाते हैं, तो जो ब्रेक के रबर शू होते हैं वो एक तरह से जब टायर के साथ या उससे संबंधित जो सतह उसके संपर्क में आते हैं तो गर्म होते हैं। तो ऐसी स्थिति में टायर भी जब सड़क पे चलता है तो वो घर्षण के कारण क्या होता है, गर्म होता है। इसी तरह से जब ब्रेक लगाने की प्रक्रिया में आप देखेंगे, अब आजकल तो जो पावर ब्रेक का मैकेनिज्म है उसमें हम स्टील के उस गोल आप कह सकते हैं प्लेट को ही जाम करने की कोशिश करते हैं। जिससे जाम कर रहे हैं वो भी स्टील का है और जिसको जाम कर रहे हैं, चोक कर रहे हैं, वो भी स्टील का है। ऐसी स्थिति में बहुत ही सूक्ष्म मैग्नेटाइट जो पार्टिकुलेट मैटर से ये रिलीज होते हैं, आसपास फैलते हैं। तो मोटर गाड़ियों में अगर ब्रेक के स्तर पर बात करें तो पहला ये सही है। मोटर गाड़ियों के इंजन के स्तर पर बात करें ये भी सही है। घरों में प्रयोग होने वाले माइक्रोवेव स्टोव की अगर बात करें तो ये भी सही है। माइक्रोवेव स्टोव के स्तर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर फ्रिक्शन डिराइव्ड हीटिंग का प्रभाव उत्पन्न होता है। बिजली संयंत्रों की बात करें तो कंबस्टन हो रहा है, बड़े स्तर पर कोयले का दहन किया जाता है। इसके साथ ही साथ टेलीफोन लाइन के संदर्भ में भी ये होता है। तो यानी कि इस तरह से अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर लेते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ज्योग्राफी से क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा समय आपका बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि तेजी से इसको कंप्लीट किया जाए। अब इस तरह के पेपर में हर साल आप देखेंगे प्रीलिम्स के एग्जाम में जिनका भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो हमेशा ही एडवांटेज की स्थिति में होंगे, क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए सिर्फ ज्योग्राफी इन्वायरमेंट के इस सेक्शन को कवर करने के साथ किसी भी एक सेक्शन, इकोनॉमी को पकड़ लें, पॉलिटी को पकड़ लें या फिर इसी तरह से हिस्ट्री को पकड़ लें, और बड़ी आसानी से वो प्रीलिम्स के क्वालिफाई करने के स्तर पर उतने क्वेश्चन वो सही कर सकते हैं। अब कुछ लोग जब यहाँ पर ये बोलने लगते हैं कि कुछ दूसरे विषय जैसे साहित्य वाले विषय ले लें या ऐसे विषय ले लें, और ये कहकर जब आपसे वो अपनी बात रखते हैं, अपील करते हैं कि बहुत ही हाईली स्कोरिंग है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर हम एक जो सामान्य जो मानवीय प्रवृत्ति, एक जो ग्रिडी नेचर होता है हमारा, हमको लगता है कि हम सीधे यहाँ से इतने नंबर उठा लेंगे 344, 345, वो भी हिंदी मीडियम में। लेकिन उस तरह के विषयों का ना प्रीलिम्स में कोई योगदान है, ना मेंस के जीएस के स्तर पर कोई योगदान है, कोई कंट्रीब्यूशन है। तो हमें यहाँ पर ऑप्शनल के सिलेक्शन में भी बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। आप तो ऑप्शनल तब लिखेंगे ना जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे,
और अगर प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपके मेंस एग्जाम की तो नौबत ही नहीं आएगी। और आप देखेंगे कि इस तरह की बात करने वाले लोगों के यहां और लोगों के स्तर पर कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के स्तर पर जो चुनौती है वो बढ़ती चली जाती है। ऐसे लोगों को फिर बहुत ही लज्जाजनक तरीके से कहना पड़ता है कि प्रीलिम्स में हिंदी मीडियम के बच्चों का नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं गलत रणनीतियों का हम इस्तेमाल करते हैं, उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं इस पर पड़ता है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। आपको 3 मेजर एरिया तैयार करने हैं, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और पॉलिटी। और हिस्ट्री को डिफेंस में रखना है कोर एरिया में। ना कभी आपका आईएएस का प्री दिक्कत में आएगा, ना कभी आपका पीसीएस का प्री दिक्कत में आएगा। हमेशा प्री तो आप क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फिल्टर फीडर जीव कौन सा है। फिल्टर फीडर का मतलब ऐसा जीव जो अपने भोजन को प्राप्त करने में फिल्टरेशन का प्रयोग करता है। अगर इसमें देखें तो ऑयस्टर इसी तरह का जीव है। ऑयस्टर करता क्या है, ये बड़ी मात्रा में जल को अपने अंदर पंप करता है। और जब पंप करता है तो ऐसी स्थिति में जो उस जल में उपस्थित प्लैंकटन होते हैं, एल्गी होते हैं, उनको ये अवशोषित कर लेता है, जल को रिलीज कर देता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो फिल्टर फीडर के रूप में सी ऑप्शन है, सीप या ऑयस्टर। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। निम्नलिखित जैव रासायनिक भूचक्रों में किसमें चट्टानों का जो वेदरिंग प्रोसेस होता है, वेदरिंग साइकिल है, अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत। ध्यान दीजिए, चट्टानों के स्तर पर वेदरिंग के द्वारा जो प्रवेश करने वाले पोषक तत्व हैं, इनके निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत कौन सा है। कार्बन चक्र एक तरह से आप कह सकते हैं कि गैसियस साइकिल है। नाइट्रोजन चक्र गैसियस साइकिल है। सल्फर चक्र ये मृदा और गैस दोनों से संबंधित है। इसके साथ ही साथ अगर चट्टानों के संदर्भ में आप देखेंगे तो फास्फोरस जो साइकिल है वो कहीं ना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। फास्फोरस चक्र के अंतर्गत जो रोल है उसमें पहला तो आप देखेंगे, ये सब मैंने जिन्होंने इन्वायरमेंट की क्लास हमसे की वहां पर मैंने कराया है, ये सब क्लास नोट्स के क्वेश्चन हैं। वेदरिंग, लीचिंग, माइनिंग, इनके माध्यम से क्या होते हैं, निर्मुक्त होते हैं। सी ऑप्शन होगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। अगर हम यहां पर अपराधारियों की बात करें, अपराधारियों का मतलब वो जीव जो जटिल मृत पदार्थ, डेड जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं और सॉइल को रीमिनरलाइज करते हैं। सॉइल में फिर से जो सरल खनिज हैं उनको पहुंचाते हैं। इनको डेट्रीवोर भी बोलते हैं। डेट्रीवोर के स्तर पर अगर देखा जाए तो इसमें कौन कौन से जीव हो सकते हैं, जैसे देखिए केचुआ तो है, इसी तरह से मिलीपीड है। इसी तरह से सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आमतौर पर जो डेट्रीवोर होते हैं, अपराधारी होते हैं, वो जीव किस तरह के होते हैं। बेसिकली ये जो जीव हैं ये इनवर्टिब्रेट होते हैं। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कुछ आर्थ्रोपोड इनवर्टिब्रेट के अंतर्गत, जैसे कुछ इंसेक्ट्स आप देख सकते हैं। आप इसी तरह से देखेंगे जो आर्थ्रोपोड हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो जैसे मिलीपीड की बात करें तो वो इसी कैटेगरी के अंतर्गत आ जाता है। वुडलाइस की बात करें, केचुए की बात करें, जेलीफिश क्या करती है, जेलीफिश फाइटो और जू प्लैंकटन को भोजन के रूप में प्रयोग में लाती है। और चूंकि जेलीफिश नहीं होगी तो दूसरा हम देख लेते हैं कहां कहां पर है। अगर देखा जाए तो दूसरा
पहले ऑप्शन में है, गलत हो गया। बी वाले ऑप्शन में है, गलत हो गया। डी वाले ऑप्शन में है, गलत हो गया। एलिमिनेट कर दिया हमने, कौन सा ऑप्शन निकल कर आया आंसर के रूप में? सी। तो केचुआ, मिलीपीड और वुडलाइस, यानी पहला, तीसरा और पांचवा 68, ये होगा इसका आंसर। ठीक है ना? इसका मतलब यह है कि प्रीलिम्स के लेवल पर प्रश्नों को हल करने में जानकारी के साथ साथ इलिमिनेशन का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। यूएनईपी के द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मेट्रिक को, दरअसल ये क्या करता है, यह कार्बन फुटप्रिंट को कैलकुलेट करता है और कार्बन फुटप्रिंट भी पर्टिकुलरली जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, उसके संदर्भ में ये कैलकुलेट करता है ग्लोबल लेवल पर। तो यहां पर इसका ऑप्शन ए होगा। दरअसल कार्बन फुटप्रिंट का जो आकलन है हम इसलिए करते हैं क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज के स्तर पर अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन में होने वाले जो अलग अलग निर्माण कार्य हैं, उस पूरी प्रक्रिया में जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उसके आकलन के स्तर पर हमने ये कॉमन कार्बन मैट्रिक डेवलप की है। तो ऐसी स्थिति में इसके माध्यम से कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करते हुए ऐसे कार्बन उत्सर्जन को किस तरह से नियंत्रित किया जाए, उसके लिए रणनीति निर्माण के संदर्भ में हम यहाँ एक फैसिलिटी, एक टूल्स डेवलप कर सकते हैं। तो 69 का जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की अगर बात की जाए तो ये देखिए थोड़ा सा अलग प्रश्न है, और ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो आमतौर पर आपको किताबों में हो सकता है ना मिल पाए। तो इस तरह के एक दो प्रश्न रहते हैं। यूपीएससी जब प्रश्न बनाती है तो हर एक सेक्शन में इस तरह के एक दो प्रश्न डालती है। इस तरह के प्रश्नों को दिल पर लेकर अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान करने या फ्रस्ट्रेट करने का कोई फायदा नहीं है। और फिर आपको ये भी समझना है कि जो प्रीलिम्स का पेपर बनता है उसमें हम सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए प्रीलिम्स का जो टेस्ट है वो नहीं ले रहे हैं, बल्कि इसके साथ ही साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी टेस्ट ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपसे आपकी रेंज के बाहर जाकर आपसे एक्सपेक्ट किया जाए। तो इस तरह के प्रश्न अगर नहीं भी आते हैं तो उसको दिल पर लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि जिनका बॉटनी रहा होगा, जूलॉजी रहा होगा, वो इस तरह के प्रश्नों को कर सकते हैं, लेकिन उनके संदर्भ में भी गारंटी से ये बात नहीं कही जा सकती है। यहां पर पूछा यह जा रहा है कि सहजीवी संबंध बना सकने वाले इनमें से कौन कौन से हैं प्रजातियां, इनमें से ऐसी कौन सी प्रजातियां हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बनाती हैं। अगर देखा जाए तो यहां पर तीनों ही प्रजातियां हैं जो सहजीवी संबंध बनाती हैं। नाइडेरिया की अगर बात करें तो ये डाइनो फ्लैगलेट के साथ सिम्बायोटिकली कनेक्टेड होता है। सहजीवी संबंध बनाने का मतलब है कि सिम्बायोटिकली कनेक्टेड हो इस तरह से कि दोनों के लिए ही लाभ की स्थिति उत्पन्न हो और दोनों की एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंसी हो, अंतर निर्भरता की स्थिति हो। तो नाइडेरिया के बारे में अगर बात करें तो यह डाइनो, स्पेलिंग लिख लीजिएगा, डाइनो फ्लैगलेट, इसके साथ सहजीवी संबंध बनाता है। कवक की अगर बात करें तो माइकोरिजा बोलते हैं इसे, और इसके साथ ही साथ लाइकेन के साथ भी सिम्बायोटिकली ये कनेक्टेड होते हैं। तो लाइकेन हो गया। और प्रोटोजोआ की अगर बात करें तो प्रोटोजोआ के संदर्भ में तो आप ये मान के चलिए कि ये सिम्बायोटिकली तमाम तरह के जीवाणुओं से जुड़े होते हैं। तो बैक्टीरिया हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे साइनोबैक्टीरिया हो गया, वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इनके साथ वो सिम्बायोटिकली कनेक्टेड होते हैं। तो ऑप्शन क्या हुआ, तीनों ही सही हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं
अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के स्तर पर अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है इकोनॉमी का, इसलिए हम पेज स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 74 पर आते हैं। वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। यह जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य के लिए माइक्रो फाइनेंस टूल्स को लागू करता है। सही बात है। ये चर्चा में भी था अभी कुछ समय पहले। दरअसल इसके साथ हॉलीवुड का एक एक्टर जुड़ा हुआ है, मैट डेमन। आप देखेंगे कि वहाँ पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से संबंधित जो भी इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके लिए ये हॉलीवुड एक्टर्स में से कुछ एक्टर ऐसे हैं जो कि उनको प्रमोट करते हैं फंडिंग के लिए। उनकी एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनको पॉपुलराइज करने की कोशिश करते हैं, खुद भी डोनेशन देते हैं। आप देखेंगे कि एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस के स्तर पर आईपीसीसी के साथ और बाकी के इसी तरह के अन्य दूसरे इंस्टीट्यूशन से लियोनार्डो डिकैप्रियो काफ़ी गहराई से जुड़े हुए हैं। मैट डेमन भी इसी तरह से आप देखेंगे हॉलीवुड एक्टर हैं। तो दो लोग हैं, मैट डेमन और गैरी वाइट। इन दोनों के द्वारा शुरू किया गया ये एफर्ट है। और जो डेवलपिंग कंट्री है, तो ये पूरा एफर्ट इनिशिएटिव ग्लोबल लेवल का, लेकिन उसमें टारगेटेड तरीके से डेवलपिंग कंट्री पर फोकस ज़्यादा है। और जो जिस क्षेत्र में काम होगा, क्षेत्र वही है कि जल और स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य के स्तर पर। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के ना ये स्टेटमेंट गलत है आपका। अभी अभी मैंने आपको बताया कि गैरी वाइट और मैट डेमन के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव से ये आगे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं कि इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों, अभी मैंने आपको बताया कि डेवलपिंग कंट्री के लिए टारगेटेड है, विकासशील देशों के लिए यह लक्षित है, टारगेटेड है, फोकस्ड है। तो निर्धन व्यक्तियों की जो स्थिति आप देखेंगे विकासशील देशों में पाई जाती है, उस तरह की स्थिति तो विकसित देशों में नहीं पाई जाती। तो वहीं से ये बात समझ में आ रही कि तीसरा कथन सही है। इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सब्सिडी के बिना जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ बनाना है। सही बात है। तो कौन सा स्टेटमेंट, मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन इसके अंतर्गत सही होगा। इसी तरह से अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। 76 की अगर बात की जाए तो यहां पर पूछा जा रहा है कि R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेज क्या है। दरअसल एक एब्रिविएशन है सेरी। क्या मतलब होता है इसका? तो ये है सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंटरनेशनल। अब यहां ध्यान दीजिए, इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट हैं उनके रिसाइकलिंग करना और इसके साथ ही साथ एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूटेंट्स के बढ़ने की संभावना उसे कम करने का जो लक्ष्य है वो किया जाता है। अब आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, तमाम तरह के इक्विपमेंट्स, होम अप्लायंसेज, इनकी मात्रा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और जैसे ये खराब होते हैं अपने एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन के बाद, जैसे ये एक्सपायर होते हैं या इनके द्वारा प्राप्त होने वाली सेवाएं समाप्त होती हैं, तो हम इन्हें उठाकर डंप कर देते हैं एक जगह पर। मोबाइल हमारा खराब हो गया, डंप कर दिया, फेंक दिया, बैटरी पड़ी हुई है। वैसे ही धीरे धीरे अब वो क्या होता है कि पर्यावरण में एक तो लंबे समय तक बना रहता है और उससे ढेर सारे हानिकारक जो पोल्यूटेंट्स हैं वो रिलीज होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कहा गया कि R2 जो कोड ऑफ प्रैक्टिसेज है, इसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग है वो सुनिश्चित की जानी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो सीरी के अंतर्गत ये जो कोड ऑफ प्रैक्टिसेज है वो इससे संबंधित है। तो ऑप्शन होगा ए। ठीक है ना?
अब इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम 77 की बात करें तो पूछा जा रहा है कि कॉपर मेल्टिंग जो प्लांट्स हैं, अब जैसे हिंदी में लिखा है ताम्र प्रगलन संयंत्र, तो बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। ताम्र का मतलब ही होता है कॉपर, तांबा। प्रगलन का मतलब जहाँ पर इन्हें पिघलाया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, जहाँ पे इनकी प्रोसेसिंग होती है। ये प्लांट चिंता का कारण है। बेसिकली अभी कुछ समय पहले की बात है, तमिलनाडु में ये एक बड़ा मुद्दा बन गया था। तो प्रश्न ये उठता है कि ये क्यों चिंता का कारण है। उसी के संदर्भ में यहाँ 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन तीनों ही स्टेटमेंट्स का आइए पहले इसको देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं है। ये पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्रा में छोड़ते हैं। दरअसल कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं छोड़ते, हाँ, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेज के स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दरअसल तांबे को पिघलाने के क्रम में कॉपर ऑक्साइड के साथ हम कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन अंततः उससे जो रिलीज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि जब हम कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कॉपर रिलीज होता है प्लस कॉपर प्राप्त होता है प्लस CO2 रिलीज होता है। तो एक गैस के रूप में, ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। कॉपर को प्राप्त करने के क्रम में हम कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन यहां पर कॉपर मेल्टिंग के प्रोसेस में। तो इस लिहाज से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा, कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के लीचिंग का कारण बनता है। वेरी गुड स्टेटमेंट, यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। और ये दरअसल कहीं ना कहीं अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा, धातुओं के द्वारा होने वाले प्रदूषण को पढ़ा होगा तो भी कर लेंगे, पकड़ लेंगे इसको, और अगर जल प्रदूषण पढ़ा होगा तो भी पकड़ लेंगे। देखिए होता क्या है कि जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेंट्स के रूप में जैसे जब हम यहां पर कॉपर मेल्टिंग जो प्लांट्स होते हैं उसमें जब हम देखते हैं तो जो प्रदूषक तत्व रिलीज होते हैं उसमें जैसे फ्लोराइड्स रिलीज होता है, लेड रिलीज होता है, आर्सेनिक, ये रिलीज होता है, रेडॉन रिलीज होता है। ये सब क्या करते हैं? ये सब धीरे धीरे नीचे ग्राउंड वाटर में पहुंच जाते हैं लीचिंग के थ्रू, और ये ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक की मात्रा को, फ्लोराइड की मात्रा को, रेडॉन की मात्रा को, फिर लेड की मात्रा को, इसी तरह से अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम की मात्रा को, आयरन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। और जब ऐसा जल, भूमिगत जल, पेयजल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है तो बड़े स्तर पर स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, किडनी खराब हो जाती है, लीवर के लिए दिक्कत होती है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट तो भाई सही है। तीसरा स्टेटमेंट, वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त करते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट दूसरे तीसरे के आधार पर जो सही आंसर है वो है बी, तो 77 का बी होगा। इसी तरह ये देखते हैं 78 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर फर्नेस ऑयल के बारे में बात किया जा रहा है। फर्नेस ऑयल के स्तर पर अगर देखें तो यह तेल रिफाइनरी का एक उत्पाद है, बिल्कुल सही बात है। कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं, ये भी ठीक बात है। और तीसरा, इसके उपयोग से पर्यावरण में सल्फर का उत्सर्जन बढ़ जाता है, ये भी ठीक बात है। तो यहाँ पर इसके पहले आपने सल्फर साइकिल में भी तो देखा ही था ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जब हम रिफाइनिंग करते हैं तो वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होती है। ये क्लास में मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ।
तो यहाँ पर, और जब फर्नेस ऑयल है, भट्टी तेल की जब बात हो रही है, इसकी जब रिफाइनिंग की जाएगी, इससे जब हम एनर्जी प्राप्त करने के लिए इसको जब जलाएंगे, कंबस्टन करेंगे, तो पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा तो ऑटोमेटिकली अब आपको आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का लेवल ये होना चाहिए कि आप इजीली उसको कर पाएं, समझ लें, तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो यहाँ पर इस तरह से देखा जाए तो जो ऑप्शन आपका सही है वो डी ऑप्शन आपका सही है, 1, 2 एंड 3। इसी तरह से अगर और अगले प्रश्न की बात की जाए तो आइए देख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ब्लू कार्बन, तो अभी क्रैश कोर्स के ही टॉपिक में, मैं इन्वायरमेंट की क्लास वाले टॉपिक का तो रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो तो बहुत पीछे मैंने लिया था, लॉकडाउन वगैरह के इस दौरान मेरी क्लासेज भी उस फ्रीक्वेंसी में नहीं हुई थी। लेकिन जो क्रैश कोर्स में अभी मैंने सिर्फ 4-5 दिन की क्लास ली है, उसमें मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था, कार्बन कैप्चरिंग। और कार्बन कैप्चरिंग के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जो महासागरीय क्षेत्र होते हैं, महासागरीय क्षेत्र बड़े स्तर पर कार्बन को अवशोषित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में महासागरों के द्वारा जो अवशोषित किया जाने वाला कार्बन है, उस अवशोषित कार्बन को ही हम यहाँ पर ब्लू कार्बन के अंतर्गत कैटेगराइज करते हैं। तो जैसे यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, ए ऑप्शन है, महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रगृहित, या इसे यूं समझ लीजिए संग्रहित या कैप्चर किए जाने वाले कार्बन की अगर बात करें तो इसी को ब्लू कार्बन कहा जाता है। अब जैसे शब्द लिखा हुआ है प्रग्रहित, तो प्रग्रहित शब्द से थोड़ा कठिन तो हो रहा है, लेकिन आप इंग्लिश वाला जब देखेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो जो कार्बन कैप्चरिंग हो रही ओशनिक रीजन के द्वारा, उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कार्बन को ही हम यहाँ पर ब्लू कार्बन के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 4 ऑप्शन थे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा प्रश्न था, इजीली आपने कर लिया ना। किससे जुड़ा हुआ टॉपिक है? कार्बन सिंक से जुड़ा हुआ टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 की अगर बात करें तो प्रकृति के स्तर पर किस जीव का या किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? देखिए, वही जीव प्रजाति मृदा विहीन यानी मिट्टी विहीन सतह पर सरवाइव कर पाएगी जिसके लिए जो पोषक तत्व हैं, वो उन पोषक तत्वों के संदर्भ में उनकी निर्भरता मिट्टी पर ना हो। अब जब हम बात करते हैं फर्न की, तो फर्न ह्यूमिड रीजन में होता है। इनडायरेक्ट सनलाइट से ये चाहिए, इसको इनडायरेक्ट सनलाइट प्राप्त करता है। और इसके साथ ही साथ ये सॉइल से क्या करता है, न्यूट्रिशियस जो अमाउंट है, न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो प्राप्त करता है, पोषक मूल्य प्राप्त करता है, न्यूट्रिशियस मटेरियल प्राप्त करता है। तो अगर मिट्टी नहीं होगी तो फर्न तो नहीं होगा। इसी तरह से मशरूम भी मिट्टी के ऊपर की परतों से अपने लिए काम की चीजें प्राप्त करता है। लाइकेन किसी भी तरह के सरफेस में हो सकता है, तो लाइकेन तो होगा ही होगा। अब यहां तीसरा जो दिया हुआ है ऑप्शन मॉस, अगर मॉस की बात करें तो हम यहां पर, मैं पर्टिकुलरली मास को भी इसमें शामिल करूंगा। मास को मैं क्यों शामिल कर रहा हूं लाइकेन के साथ? देखिए, लाइकेन तो एकदम कंफर्म है, और ऑप्शन भी आपका बी ऑप्शन केवल 2 लाइकेन दिया भी हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां पर मैं मॉस को भी शामिल करूंगा, क्योंकि दरअसल मॉस में क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं, वास्तविक जड़ें पाई ही नहीं जाती, ट्रू रूट्स जो होते हैं वो नहीं होते मॉस में। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न में लाइकेन के संदर्भ में देखें तो बी तो एकदम सही लग रहा है, लेकिन ज्यादा सटीक जो ऑप्शन है वो सी है। ठीक है ना? और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि मॉस में जड़ें नहीं होती, तो मिट्टी पर उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, वहीं से पोषक मूल्य प्राप्त करेगा, पोषक पदार्थ प्राप्त करेगा अपने सर्वाइवल के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये यहां पर हम इसको रखते हैं, तो सी ऑप्शन इसमें होगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो ओवरऑल मैंने आपके साथ ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के इस पूरे सेगमेंट को डिस्कस किया। टोटल नंबर आप क्वेश्चन कितने थे? तो 30 क्वेश्चन थे, और 30 क्वेश्चन के साथ इन क्वेश्चंस के अंतर्गत आपने देखा कि जितने भी प्रश्न थे वो बेसिकली ट्रेडिशनल टाइप, या एक तरह से आप कह सकते हैं कि सैद्धांतिक आधार से संबंधित है। इनमें से ज्यादातर प्रश्न आपने देखे कि क्लास में डिस्कस किए गए।
कुछ एक प्रश्न है जो हाल फिलहाल में करंट ओरिएंटेड थे, हाल फिलहाल की किसी न किसी करंट ओरिएंटेड इवेंट से जुड़े हुए थे। इसके साथ ही साथ कुछ एक प्रश्न आपने ऐसे भी देखे जो आपकी रेंज से बाहर थे। इसके पहले ना मैंने क्लास में डिस्कस किया, ना आपकी क्लास नोट्स में होगा, ना आपको जो स्टडी मटेरियल मिला उसमें होगा। लेकिन उस तरह के कुछ एक प्रश्न को आधार बनाकर अपनी तैयारी को डिजाइन करने की हमें जरूरत नहीं है। हमें मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन देखने, और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन अगर देखा जाए तो वो यहां से बहुत आसानी से किया जा सकता है। जो अभी तक हम लोग रेंज लेकर चल रहे हैं, ध्येय में जिस तरह के टीचिंग मेथोडोलॉजी को आधार बनाते हुए हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं सामान्य अध्ययन के सभी खंड में, वो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के लेवल पर जो आपकी कॉम्पिटिटिवनेस का लेवल है उसको बेहतर बनाता है। बशर्ते एक सही एस्पिरेंट के रूप में अपनी कॉम्पैक्टिबिलिटी को बनाए रखने के स्तर पर हमें का मतलब आपको ये करने की जरूरत है कि आप सभी विषयों में एक संतुलन, एक तारतम्यता और एक समायोजन स्थापित करते हुए अपने आप को इस तरह शेड्यूल्ड करें कि आप सब कुछ सही तरीके से अरेंज मोड में तैयार करते हुए, रिवाइज करते हुए एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाएं। अगर ये चीज नहीं करेंगे तो लास्ट टाइम पर बहुत ज्यादा दबाव होता है, और कई बार पढ़े होने के बावजूद सिर्फ परफॉर्मेंस प्रेशर इतना ज्यादा आपके ऊपर डेवलप हो जाता है कि उसकी वजह से आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। और अभी आपने देखे कुछ प्रश्नों का मैंने उदाहरण भी दिया कि एकदम सामान्य प्रकार के प्रश्न हैं, लेकिन उसमें जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो लगभग 60% स्टूडेंट्स जो कि गलत कर जाते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने यहां पर कुछ भ्रमों के बारे में भी आपसे बात की। ऐसे विषय जो आपके वैकल्पिक विषय के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हों और साथ ही साथ सामान्य अध्ययन के स्तर पर आपको इस तरह के स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दिलाते हों, रणनीतिक बढ़त दिलाते हों, ऐसे विषयों के बारे में आपको सोचना चाहिए, ना कि किसी साहित्य या इस तरह के किसी दूसरे विषयों जिसमें कि आपको कुछ छलावे वाली बातें बताकर और आपको आकर्षित करने की कोशिश की जाती है, आपके अंदर के लालच को जगाने की कोशिश की जाती है, आपके सामने तथ्यों को मैनिपुलेट करके रखने की कोशिश की जाती है। और ऐसी स्थिति में होता क्या है कि वो विषय लिखने का अवसर आपको कभी मिल ही नहीं पाता, क्योंकि आप प्री ही निकालने की स्थिति में नहीं होते। और अगर मिलता भी है तो सामान्य अध्ययन के पेपर 1 और पेपर 3 में आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है। तो ऐसी स्थिति में इन सभी पहलुओं को हम ध्यान में रखेंगे और इसके आधार पर अपनी आगे की तैयारी, और अभी विशेष तौर पर जो 24 तारीख की तैयारी है उसमें लग जाएंगे। तो चलिए 24 तारीख के पेपर के बाद हमारी फिर आपसे मुलाकात होगी, तो वहां पर उन सभी संदर्भ बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए वहां डिस्कस करेंगे, और फिर आगे की तैयारी के लेवल पर हम लोग बातचीत करते हुए एक रणनीति तैयार करेंगे, और उसके माध्यम से जो आगे की योजना होगी उस पर जो भी प्रस्ताव होगा वो मैं उससे आप लोगों को अवगत कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू।